हेलो एवरीवन। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसका पहला टॉपिक है एनिमल टिश्यू, और इस वाले वीडियो में पहली जो टिश्यू होती है टाइप की वो कवर करूंगी, बाकी धीरे धीरे करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। और इसका जो वो है ना पीडीएफ, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है बेसिकली, तो मुझे पीडीएफ मिल नहीं रहा था, तो मैंने अपनी ही बुक से पिक क्लिक करके यहाँ पे डाली, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहले के चैप्टर्स में हमने ये तो पढ़ रखा है, जो एनिमल्स होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, जो तुम्हारे यूनिसेलुलर होते हैं उनमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो सब सिंगल सेल ही कर रही है। मतलब उनके पास ऑप्शन तो है नहीं, जब एक ही सेल प्रेजेंट है तो भैया सेल्फ सफिशिएंट को बनाना ही पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। हालांकि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है मल्टीसेलुलर की, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गन्स होते हैं प्रॉपर तरीके से ना, उनके में जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। तो कॉमन सेंस की बात है और ये तो हर बच्चे को पता होएगा, ठीक है। अब देखो, जो हाइड्रा है ना, अच्छा ये चीज़ मुझे ही लगता है, या पता नहीं आपके साथ होता होगा, अगर हम बहुत ही ड्रीमी ड्रीमी वर्ड में चल रहे होते तो हम हाइड्रा को यूनिसेलुलर टिक कराते हैं, जबकि हाइड्रा जो होता है ना वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और जो नंबर ऑफ सेल्स होता है ये थाउजेंड्स तक भी हो सकता है। मे बी कभी एमसीक्यू आ जाए कि हाइड्रा में जो सेल्स होती हैं वो कितने तक पहुंच जाती है, मे बी। हालांकि ये कोई अच्छा क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी की। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, और वो क्या इकट्ठे होकर के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होती हैं वो कैसे मतलब वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कि ये सेल हो गई और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसके साथ हम इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू है, ठीक है। ये पूरा एक पैटर्न होता है ना कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ये वो वाली कहानी है बेसिकली, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब देखो, आपको बहुत ही आश्चर्य होएगा कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 4 ही तरीके की टिश्यू से बनी है। मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू। देखो, याद तुम्हें क्या रखना है इन बकवास को हटा करके कि 4 टाइप की एनिमल टिश्यूज होती हैं, और यही टिश्यूज जो है वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज है, स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज है, ताकि वो एक ऑर्गन बना सके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताया है स्टमक, लंग, हार्ट और किडनी, ये सब, ठीक है। अब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो है मिल के कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका दोनों तरीके से इंट्रैक्शन हो रहा है, फिजिकल भी हो रहा है और केमिकल भी हो रहा है, ठीक है। इफ बाई चांस एमसीक्यूज में आता है किस तरीके का इंट्रैक्शन हो रहा है ऑर्गन सिस्टम बनने में, तो वो फिजिकल भी है और केमिकल भी है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। Cells, tissues, organs, and organ system split up the work in a way that exhibits division of labor, ठीक है, and contribute to the survival of the body as a whole। बेसिकली इस पैरा में वो सब दिया गया है जो हमें कॉमन सेंस से पता होता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की लाइंस जो है वो रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। जो मेजर मेजर टर्म्स होंगे वो तुम्हें याद रखना है। एक ये चीज़ फिजिकल और केमिकल दोनों इंट्रैक्शन होते हैं, और ये कि इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ये चीज़ तुमने सेल चैप्टर में भी पढ़ रखी है कि जैसा जैसा उनका उनके जो फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने आरबीसी पढ़ा था कि वो राउंड एंड फॉर्म के हुए, तो वो अपने फंक्शन की वजह से वैसी है, ठीक है। अब देखो, कि टिश्यूज होते हैं आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये तुम्हें ध्यान रखना है। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा न्यूरल। हम इस पोर्शन में एपिथेलियल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, ये मेरे नोट्स हैं, पुराने नोट्स हैं, बट फिर भी आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू इट एटलीस्ट वन टाइम। देखो, जो सेल होती है ना तुम्हारी बेटा, एक सेकेंड, हाँ, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब भाई एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज की ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सम इंटरसेलुलर स्पेसेस, some intercellular spaces between them which is filled with matrix,
और वो जो है परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक फंक्शन को। ये डायग्राम दे रखा है तुम्हारा, ठीक है। 4 टिश्यू है, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है और न्यूरल है। अब देखो हम पहले हल्का सा एक बोलो कि इसमें है क्या। देखो जो एपिथेलियल सेल है वो 2 टाइप की है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के पार्ट्स आएंगे 3, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखो, बाकी जल्दी पढ़ते हैं आगे का। देखो एपिथेलियल टिश्यू, we commonly refer to an epithelial tissue as an epithelium। देखो इन शब्दों को भी याद रखना कि जब हम एपिथेलियम बोल रहे हैं तो वो सिंगुलर है, जब हम एपिथेलिया बोल रहे हैं तो वो प्लूरल है, ठीक है। द टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। अब इस टिश्यू में खूबी क्या है कि इसके पास फ्री सरफेस है। अब फ्री सरफेस की या तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी, मतलब या फिर वो आउटर इन्वायरमेंट को करेगी। जैसे मान लो ये है, अब या तो ये आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगी या तो ये फ्लूइड सरफेस को, बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी, ठीक है। अब इसके 2 ही काम होते हैं। कौन से 2 काम होते हैं इसके? कि या तो ये कवरिंग करेगी और या तो ये लाइनिंग करेगी फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये 2 ही काम है इसके, ये 2 मेजर फंक्शंस हैं, ये याद रखना, कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। पहली बात तो इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात छोटा सा ही, थोड़ा सा पोर्शन ही होता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये 2 टाइप की है, मैंने पहले भी बताया कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। अब जो तुम्हारा सिंपल एपिथेलियम आएगी, यानी कि जो तुम्हारा पहला टाइप है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर होती है, ये चीज याद रखना, ऑफ सेल्स एंड फंक्शन। और फंक्शन कैसे करेगा? ये लाइनिंग करेगा। कैसे? बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स। इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, हालांकि मैं कभी भी तुम्हें जेट टेक्स के लिए नहीं बोलूँगी, बट इस चीज़ से मुझे बहुत लंबे टाइम से याद है, तो आई होप तुम्हें भी हेल्प करेगा। स्क्वैमस के लिए तुम्हें क्या याद रखना है? सास, बहू और लोमड़ी, ठीक है। हालांकि ये आई डोंट नो कैसे लगेगी तुम्हें, सास, बहू और लोमड़ी, ये याद रखना। स्क्वैमस है तो अभी जब नीचे फंक्शंस आएंगे ना, मैं तुम्हें क्लियर बता दूंगी। और क्यूबॉइडल जब आएगा तो तुम्हें सीएनजी वर्ड याद रखना है, वो सिलेंडर वगैरह वाले से तुमको याद आ जाएगा। और कॉलमनर में तुम्हें चाइल्ड इन स्टाइल याद रखना है, ठीक है। बस ये 3 शब्द याद रखना, आगे जब फंक्शंस आएंगे तो मैं बताते जाऊंगी कैसे रिलेटेड है, ठीक है। चलो the compound epithelium consists of 2 or more cell layers and has protective functionalities. It is done in our skin। बेसिकली बोला है कि ये सिंपल है और कंपाउंड है। सिंपल में 1 लेयर है, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा लेयर है, ठीक है। सिंपल का काम है लाइनिंग करना और कंपाउंड का काम है प्रोटेक्शन करना। देखो उसके पास 2 या 2 से ज्यादा लेयर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसके पास हथियार ज्यादा है ना, उसके पास चीजें ज्यादा हैं, उसने बाउंड्री ज्यादा कर रखी है, तो प्रोटेक्शन में काम करेगा। अब हम आते हैं अपने मेन वाले पे, सिंपल वाले पे, जिसको हमें पहले पढ़ना है। अगर हम बात करें बेसिस, तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे जो सिंपल एपिथेलियम है तुम्हारी, वो 3 तरीके की होती हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तुम्हें याद क्या रखना है? स्क्वैमस में सास, बहू और लोमड़ी, क्यूबॉइडल में क्या याद रखना है? सीएनजी, और तुम्हें इसमें क्या रखना है? कॉलमनर में चाइल्ड इन स्टाइल। एक बार ये डायग्राम देख लेना सिंपल एपिथेलियम में। देखो जो पहला दिया वो तो नॉर्मल स्क्वैमस का दिया है, ठीक है। तो दूसरा दिया है तुम्हारा वो क्यूबॉइडल का दिया है, तीसरा दिया है कॉलमनर का, और ये जो है सीलिया। जब सीलिया आ जाती है कॉलमनर सेल्स पे तो ये दिया गया है, ठीक है। डायग्राम्स को थोड़ा सा अच्छे से देखोगे। अब देखो स्क्वैमस एपिथेलियम। The squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cell। देखो इनका जो बेसिस था वही था स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तुम्हारी पहली आएगी स्क्वैमस ना, उसमें सिर्फ फ्लैटेंड सेल से तुम्हें पहचान करना है कि ये सिंपल वाली है, ठीक है। विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज भी इनकी इरेगुलर होंगी एज मेंशन्ड इन द डायग्राम ऑल्सो। मैंने तुम्हें क्या याद करवाया था? सास, बहू और लोमड़ी। तो बी फॉर तुम्हारा आ जाएगा ब्लड वेसल्स और एल फॉर आ जाएगा लंग्स। अब इस चीज से तुम, ये मेन शब्द से एमसीक्यूज में आता है ना कि इनके फंक्शन टिक करो, या फंक्शन दिया है फिर तुम्हें नाम बताना होता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन लेयर, ठीक है। अब आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। अब इसमें भी सिंगल लेयर है, क्योंकि आ तो ये सब स्क्वैमस सिंपल वाले में ही रहे ना, सिंपल में तो एक ही लेयर आएगी, लेकिन ये क्यूब लाइक सेल्स होंगी, जैसे कि नाम बता रहा है वैसा इसका काम है, क्यूब लाइक सेल्स है। मैंने तुम्हें इसमें क्या याद करने को बोला था? सीएनजी याद करने को बोला था ना। तो दिस इज फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। देखो
C फॉर क्यूबॉइडल हो गया तुम्हारा, N फॉर नेफ्रॉन्स हो गया और G फॉर तुम्हारा ग्लैंड्स हो गया। ये दो वर्ड्स तुम्हारे मेन है, पकड़ लेना इन्हें। और तो फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनीज। और इसका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या मेन फंक्शन है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं तीसरे पे, क्या है तुम्हारा? चाइल्ड इन स्टाइल यानी कि कॉलमनर वाला। इससे पहले एक चीज याद रखना, जब तुम क्यूबॉइडल वाला पढ़ रहे हो ना, ये चीज देखो, जब हम लोग पीसीटी का फंक्शन पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, तब वहां पे भी लिखी थी कि सिंपल बॉर्डर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर वहां पे प्रेजेंट थी। तो मैं तुमसे बताया था कि जहां पर ये आ जाए समझ जाना कि वो सरफेस एरिया बढ़ा रही, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है। देखो लिखा क्या हुआ है, द एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। ठीक है, ये तुम्हारे वहां पर भी मेंशन्ड है। अब आते हैं तीसरे पे, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ, फिर वही सिंगल लेयर, की सिंपल का पार्ट है तो सिंगल लेयर रहेगा, ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। बेटा कॉलमनर है तो कॉलम जैसा ही तो दिखेगा, तो टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। देयर न्यूक्लियाई, ये वाली लाइन थोड़ी सी अच्छी है, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। वो सेंटर पे नहीं है, वो टॉप पर नहीं है, वो नीचे बेस पे है। ठीक है, अब देखो इसकी जो फ्री सरफेस है उसमें भी माइक्रोविलाई हो सकती है। जो तुम्हारा पहले आता है ना स्क्वेमस, इसमें कोई ऐसे मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं। कॉलमनर और क्यूबॉइडल में सीलिया हो सकती है, माइक्रोविलाई हो सकती हैं। अब अगर इसमें इसमें क्या होता है, मैंने तुम्हें याद कराया था CIS यानी कि चाइल्ड इन स्टाइल। देखो they are found in the lining of the stomach, S for stomach और I for intestine। और ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है, जैसे तुम्हारा की क्यूबॉइडल कर रही थी। अब देखो अगर कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो है सीलिया बियर करती हैं अपनी फ्री सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे वो भी नहीं करेंगी। अगर सरफेस पे कर रही हैं तो वो फ्री सरफेस पे बियर करेंगी सीलिया, तब उन्हें हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोल रहे हैं। इसमें स्क्वैमस को मत घुसेड़ना, इसमें सिर्फ क्यूबॉइडल और कॉलमनर ही आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? अगर तुम किसी चीज में सीलिया लगा दे रहे हो तो अपने दिमाग से सोचो कि उनका काम क्या होगा, वो पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, एक सेकंड में, किस चीज में हेल्प करेंगी? दे विल बी हेल्पिंग इन मूविंग पार्टिकल्स या फिर म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो तुमको बताया है मैंने कि ये जो सीलिया है ये आ जाती है, तो कब इससे पाई कहाँ जाएंगी? जब हर चीज को हम देख रहे हैं कहाँ पाई जा रही है, तो ये भी देख लेते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट एट द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रोंकायोल और फैलोपियन ट्यूब्स। बेटा फैलोपियन ट्यूब्स में तो तुम ओवा वाला भी पढ़ोगे कि उसको ले ही जा रही है, मतलब ये सीलिया की वजह से ही ये मूव करता हुआ तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारी नोट्स में देखो, सिंपल स्क्वेमस सेल्स आर फ्लैट विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, न्यूक्लियस फ्लैट है और सेंटर में है। फंक्शन क्या है इनका? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। बेसिकली एनसीईआरटी में डिफ्यूजन वर्ड दे रखा है। कहाँ पाई जा रही है? बोला था सास बहू और लोमड़ी, तो बी फॉर ब्लड वेसल्स और एल फॉर लंग्स हो जाएगा, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, और अब आते हैं क्यूबॉइडल पे, तो ये सेल्स क्यूबिकल है जैसा कि इनका नाम है, न्यूक्लियस राउंड होएगा, सेंटर पे होएगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट एक बार देख लो। ठीक है, अब इनकी अगर मॉडिफिकेशन आएगी, इसके कितने टाइप हो जाएंगे? एक तो सिंपल जो हम पढ़ ही रहते हैं, अगर मॉडिफिकेशन होंगे तो या तो वो सीलिया बियर करेगा या तो वो माइक्रोविलाई बियर करेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर सिंपल की बात करें, देखो उसमें ट्यूबुलर पार्ट्स लिखा था, तो सिंपल में तो डीसीटी आएगा, ट्यूबुलर पार्ट तो पीसीटी भी है, पीसीटी तो उस वाली लाइन में एनसीईआरटी में मेंशन ही था वहाँ पे। तो ये वाली चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तो ध्यान रखोगे कि रखोगे। ठीक है, प्लस हमने पढ़ा था सीएनजी, तो वहाँ से ये नेफ्रॉन्स वाली बात आ जाएगी, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स आ जाएगा। सीलेटेड में तुम्हारे स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे। अगर तीसरे की बात करें तुम्हारा कॉलमनर की, तो वहाँ पे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है। ये वाली लाइन एनसीईआरटी में दे रखी कि न्यूक्लियस जो है वो बेस पे पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी तीन आएंगे, सिंपल, ब्रश और सीलेटेड। सिंपल और ब्रश मिला करके अगर बात की जाए तो वहाँ पे चाइल्ड इन स्टाइल पढ़ाया था ना, इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग में पाया जाएगा। और सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन होता है इसका भी और इसका भी कीवर्ड का। ठीक है, सिलेटेड में तुम्हारा क्या आएगा? फॉलोपियन ट्यूब और लार्ज ब्रैंकियल्स। अब मैंने क्या बोला था, स्क्वैमस को कभी भी मॉडिफिकेशन के लपड़े में मत घसीटना। कौन आएगा? कॉलमनर आएगा और क्यूबॉइडल आएगा। Some of the columnar और cuboidal cells get specialized for secretion और इनको हम glandular epithelium बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके की होती है, या तो ये यूनिसेलर होंगी या तो ये मल्टीसेलर होंगी। तो तुम्हारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, किससे बन रही है?
कॉलमनर या क्यूबॉइडल से बन रही हैं। दो तरीके की हैं, एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है तुम्हारा मल्टीसेलुलर। ठीक है, देखो कौन है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉलमनर और क्यूबॉइडल ही कर रही हैं और स्पेशलाइज्ड इसलिए किया ताकि वो सिक्रेशन कर सकें। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे दो टाइप की होंगी, पहला होगा यूनिसेलुलर, दूसरा होगा मल्टीसेलुलर। इनके एग्जांपल याद रखना और नीचे जो डायग्राम दिए हैं वो याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर में तुम्हारा क्या आएगा, ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, मल्टीसेलुलर में तुम्हारा आएगा सलाइवरी कैनल। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्या आ रहा है, ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल, और मल्टीसेलुलर में क्या आ रहा है, सलाइवरी कैनल। अब देखो, अब यूनिसेलुलर है तो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स से कंसिस्ट होएगा। उसमें एग्जांपल आ गया जो मैंने पहले बताया था, ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। मल्टीसेलुलर में क्या होगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगी। देखो अगर यूनिसेलुलर है तो वहां तो अंदाजा लग जाएगा कि वहाँ आइसोलेटेड ही सेल्स आने वाले हैं। मल्टीसेलुलर है तो क्लस्टर ऑफ सेल्स ही आएगा। एग्जाम्पल ही बस तुम्हें याद रखना है कि पहले वाले में एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरे वाले में सलाइवरी कैनाल। यहाँ पे भी देख लेना डायग्राम में कि यूनिसेलुलर का डायग्राम ये है और मल्टीसेलुलर का डायग्राम ये है। ठीक है, ये चीजें याद रखना क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, एक तो हम सिक्रीशन के उस पे वो कर रहे थे, अब अगर हम बेसिस ही ले लें मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, तो फिर से ग्लैंड जो है दो टाइप की हो जाएंगी, एक होगा एक्सोक्राइन और एक होगा एंडोक्राइन। एक के पास डक्ट होता है, एक के पास डक्ट नहीं होता है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन होती है तुम्हारी पहले इसको ऊपर से पढ़ते हैं, इससे याद रखना कि एक्स हैव डक्ट। ठीक है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखो। शायद एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है, एंडोक्राइन जो है वो डक्टलेस होती है तुम्हारी। ठीक है, एग्जाम्पल ही इसमें ध्यान रखना है कि सिक्रेट करती है म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि यही आते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज। जो एंडोक्राइन होती है वो डक्टलेस होती है। अब जब डक्ट है ही नहीं तो वो डायरेक्टली पोर करेंगी, ठीक है, इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब इसका एग्जांपल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी आएगा, ये तुम सबसे लास्ट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, देखो वही चीज दे रखी है जो वहाँ नोट्स में थी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं, सलाइवा सिक्रीट कर रही हैं, ईयर वैक्स कर रही हैं, ऑयल और ये सब काम झाम कर रही हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, ईयर के पास डक्ट है। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग हार्मोन्स बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग ऑफ द ग्लैंड में कर रहे हैं। अब यहाँ पे मामला खत्म होता है तुम्हारा सिंपल, शुरू होता है कंपाउंड एपिथेलियम का। देखो एपिथेलियम दो टाइप की थी, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के तीन टाइप थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अब हम पढ़ चुके हैं तीनों, उनके सिक्रीशंस पढ़ लिए, मॉडिफिकेशंस पढ़ लिए। अब हम आते हैं क्यूबॉइडल पे। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। ये तुमने वहीं पढ़ रखा था, स्क्वैमस में एक ही सेल्स आ रही हैं, क्यूबॉइडल में तुम्हारी मोर देन वन लेयर आ रही हैं, एंड दिस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये जो काम था सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का, ये तुम्हारा सिंपल वाले में हो रहा था। इनका मेन फंक्शन क्या है, पहले ही बताया है, प्रोटेक्ट करने का। किससे, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने का इनका मेन फंक्शन होता है। ये करती क्या है, ये ड्राई सरफेस को कवर करती है, स्किन के moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic duct. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है because it has examples. देखो cover the dry surface of the skin, ये दूसरा moist surface of buccal cavity, pharynx और inner linings of ducts of salivary glands and of pancreatic duct। ये चीज याद रखना, ये एग्जाम्पल है, ये इसका डायग्राम है और डायग्राम भी थोड़ा सा